हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस से डॉक्टर रोहित शर्मा। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे इन्फेक्शन कंट्रोल की, जिसके अंदर हमने सीडीसी और एनएबीएच की गाइडलाइंस के बारे में बात की थी। इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर सबसे पहली चीज आती है वो योर सेफ्टी एंड योर स्टाफ सेफ्टी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप और अपने स्टाफ की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। अपनी और अपने स्टाफ की सेफ्टी करने के लिए हमें पहले उन प्रिकॉशंस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जिन्हें हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कहते हैं, जो आपने 100% लेनी है। पहली है, कंसीडर ऑल योर पेशेंट एज इन्फेक्शियस पेशेंट। एज्यूम ऑल ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स and tissue to be potentially infectious. Assume all unsterile needles and other sharps to be similarly contaminated. Wash hands before and after each patient. Handle the blood of all patients as potentially infectious. Wear gloves for all patients. Prevent needle stick and sharp injuries. Wear personal protective equipments while handling blood or body fluids. Handle all linen soiled with blood as potentially infectious. Process all laboratory specimen as potentially infectious. Wear mask. Correctly process instruments and patient care equipments. Follow environmental cleanliness. Follow proper waste disposal practices. Next thing जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी एम्प्लॉय को अगर हायर करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले उसके लिए कुछ स्क्रीनिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट होने चाहिए और कुछ इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए, ताकि वो किसी खतरनाक बीमारी का कोई कैरियर नहीं हो और कुछ बीमारियों से वो बचा रहे। और ये टेस्ट और ये डायग्नोस्टिक टेस्ट और इम्यूनाइजेशन सिर्फ स्टाफ के लिए नहीं है, ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है। पहले बात करते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन की भी जो पॉलिसी है वो भी आपकी क्लियरली रिटन होनी चाहिए। पहली इम्यूनाइजेशन वही है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी, हेपेटाइटिस बी की। अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय आता है और उसको नहीं पता कि उसने हेपेटाइटिस बी की कभी वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई, या अगर लगवाई है तो उसके पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, उसको ये याद नहीं है कब लगवाई थी, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसको डोज नहीं लगी, तो उसका जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस वही है, उसको 3 डोज की सीरीज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की लगवानी पड़ेगी। और वैक्सीन लगने के 2 महीने बाद उसका हेपेटाइटिस एंटीजन का टेस्ट करवाना पड़ेगा। तब हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि वो एक हेपेटाइटिस बी से सुरक्षित है या उसका कैरियर नहीं है। दूसरी इम्यूनाइजेशन वैक्सीन हो सकती है इन्फ्लुएंजा की या फ्लू की। ये वैक्सीन हर साल लगती है और लगनी चाहिए। नेक्स्ट वैक्सीन हो सकती है MMR की, मीजल्स मम्स रूबेला। पहले हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है आपका वो उससे इम्यून है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम MMR वैक्सीन उसको लगवा सकते हैं ताकि वो बचा रहे और सुरक्षित रहे। फोर्थ वैक्सीन है वेरिसिला या चिकन पॉक्स। अगर किसी एम्प्लॉय को कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ तो इसका मतलब उसको वैक्सीन की जरूरत है। जो ये वेरिसिला की वैक्सीन है ये 2 डोज में लगती है 1 मंथ के गैप पे। फिफ्थ वैक्सीन है टीडैप, टेटनस पर्टूसिस डिप्थीरिया। आपको ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवा लेनी चाहिए, चाहे आपने पहले भी लगवा रखी हो, और इसकी बूस्टर डोज हर 10 साल बाद लगती है। इम्यूनाइजेशन के बाद हम बात करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को अपना इन्फेक्शन तो ट्रांसफर नहीं कर रहा। इस स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ट्यूबरक्लोसिस। आपके किसी भी एम्प्लॉय को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस नहीं होना चाहिए और इवन वो टीबी का कैरियर भी नहीं होना चाहिए। अब आपने अपने एम्प्लॉय का इम्यूनाइजेशन और स्क्रीनिंग टेस्ट करा लिया है, व्हाट नेक्स्ट? आपको एक प्रॉपर रेफरल प्रोग्राम बनाना है कि अगर इन केस कोई एम्प्लॉय के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपने क्या करना है। जो मोस्ट कॉमन क्लिनिक के अंदर मिस हैपनिंग होती है वो होती है नीडल स्टिक इंजुरी, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरे ख्याल से हम में से हर किसी के साथ हो चुकी होगी। कभी ना कभी तो कोई ना कोई नीडल जरूर प्रिक हुई होगी, लेकिन फर्क इस बात का है कि हम में से ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि उसके बाद करना क्या है। तो नीडल प्रिक इंजरी का जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले उसको सोप एंड वाटर के अंदर, रनिंग वाटर के अंदर उसको धोना है, देन अपने सुपीरियर को बताना है, एंड फिर उसके बाद उसकी मैनेजमेंट डिसाइड होती है कि भाई वो नीडल किस पेशेंट से लगी है, किस बात का खतरा हो सकता है और किस बात का नहीं। अब नीडल स्टिक इंजरी की बात हो ही रही है तो मुझे लगता है कि सेफ नीडल प्रैक्टिसेस का बारे में भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अनसेफ नीडल प्रैक्टिस के कारण लाखों लोगों की मौत
हो जाती है, क्योंकि हम लोग भी सेफ नीडल प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन डेथ के अंदर थोड़ा बहुत तो योगदान हम लोगों का भी है। सबसे बड़ी अनसेफ प्रैक्टिस है मल्टी डोज वायल के अंदर से बार बार नीडल को घुसाना। एंड दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो एक ही नीडल से मल्टीपल पेशेंट करना। मुझे लगता है ये सेकंड तो ऑलमोस्ट खत्म हो जानी चाहिए अभी तक। सेफ नीडल प्रैक्टिस तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का हिस्सा भी है और कुछ इस प्रकार की चीजें आपको करनी चाहिए। नीडल एंड दूसरी शार्प आइटम्स को आपको लीक प्रूफ रिजिड पंक्चर रेजिस्टेंस कंटेनर में ही डिस्कार्ड करना होगा। यहां पर शार्प में आपकी ऑर्थोडोंटिक वायर भी आती है। सेकंड, आपको सिंगल हैंडेड मेथड से ही नीडल को रिकैप करना है। दोनों हाथों से नीडल रिकैप करने का कष्ट बिल्कुल नहीं करें। थर्ड, make sure aseptic technique to avoid contamination of sterile injection equipment। मतलब सबसे पहले you should wash your hand, then wear gloves, use a alcohol wipe to clean any injection portals, vials and skin where needle will be inserted। एग्जाम्पल के लिए एलए वॉयल में नीडल इंसर्ट करने से पहले हमें अल्कोहल से क्लीन करना चाहिए। नेवर टेक एलए फ्रॉम वॉयल विद सेम सिरिंज एंड नीडल, क्योंकि हम एलए एडमिनिस्टर करते वक्त एस्पिरेट करते हैं। एलए वॉयल डेंटल चेयर की यूटिलिटी ट्रे पर स्टोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां से इंफेक्शन ट्रांसफर हो सकता है। अगर वॉयल की स्टेरिलिटी पे क्वेश्चन उठता है तो उसको फेंक देना चाहिए। सिंगल डोज वायल ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू मल्टी डोज वायल। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस के बाद कुछ आपको डेंटल ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से भी रिलेटेड बातें पता होनी चाहिए, और पता होने चाहिए का मतलब ये नहीं है आपको प्रिपेयर भी रहना है उसके लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अपने एक फ्रेंड का किस्सा आपको बताता हूँ। वो जब आरसीटी कर रहा था तो एक्सीडेंटली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसकी आंखों के अंदर चला गया। ये इंसिडेंट सुन के आपको बिल्कुल आसान सा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये इंसिडेंट बहुत बड़ा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसकी आई साइट भी ले सकता था, उसको वो ब्लाइंड बना सकता था। फॉर्चुनेटली वो एक हॉस्पिटल में काम करता था, उसने वो फटाफट आई सर्जन के पास गया और उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलने के कारण उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। जो ये अल्कली सब्सटेंस हैं ये हमारे कॉर्निया के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, और पेनिट्रेट करने के बाद ये इरिवर्सिबल डैमेज भी कर सकते हैं, और वो भी कुछ ही मिनटों में। अगर भगवान ना करे किसी के साथ ये इंसिडेंट हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट यही है, अपनी आईलिड उल्टी कर दो और उसको रनिंग वाटर के अंदर बहुत सारा वॉश करो ताकि वो डाइल्यूट हो सके। दोस्तों ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल तो आपके पास भी होंगे और आपको उन सभी एग्जाम्पल्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। यू नेवर नो कि वो एग्जाम्पल आपके ऊपर कब बन से जाए। और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को डिस्कस करना इस वीडियो के स्कोप में नहीं है। अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो एक संस्था है ओशा नाम से, वो इस तरीके की गाइडलाइंस जारी करती रहती है। वो देखती रहती है कि कैसे कैसे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हो सकते हैं एक डेंटिस्ट को, और उनके लिए वो डेंटिस्ट कैसे प्रिपेयर्ड रह सकता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक क्या है, प्रॉपर गाउन पहनने की टेक्निक क्या है, ताकि आप और आपका स्टाफ इन्फेक्शन से दूर रह सकें। Thank you for watching. Please subscribe our channel for watching other useful videos. Thank you.